अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसी किताब के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था पार्ट 2 पे, अब पार्ट 3 इसका शुरू होता है। हकीम सईद साहब ने जो जापान के ऊपर सफ़रनामा लिखा, ये मैंने इसलिए बताना शुरू किया सिर्फ कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई जो हमें हमारी नौजवान नस्ल की इस्लाह कर सकती हैं, हमारी भी इस्लाह कर सकती हैं। तो इसके तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हकीम सईद साहब ने हमें बताया था कि जापान ने आलमी जंग में शिकस्त खाने और ज़बरदस्त तबाही से दो चार होने के बाद किस तरह अपने आप को संभाला और मुस्तकबिल के लिए एक राह अमल मुतय्यन करके हिम्मत और हौसले, तदब्बुर और मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। तो अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जापान क्या क्या चीज़ें बनाता है। इनमें से बहुत सी चीज़ें तो तुम्हारे अपने घरों में इस्तेमाल होती होंगी। जापान की मोटर कारों की सनत ने 1900 के बाद तेज़ी से तरक्की शुरू की। मुल्क में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा और दूसरे मुल्कों में भी जापानी मोटर गाड़ियों की मांग में इजाफा हुआ। इस वक्त दो मुल्कों मगरबी जर्मनी और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मोटरें तैयार हो रही थीं। लेकिन जापान की मोटर गाड़ियों की सनत ने इस तेज़ी से तरक्की की कि 1967 यानी 1967 में मगरबी जर्मनी को और 1980 यानी 1980 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कारें जापान में इस्तेमाल होती हैं और उनकी बरामद से जापान खूब सर मुबादला कमा रहा है। जापानी कारें दुनिया के हर हिस्से में नज़र आती हैं। अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने जापानी कारों की बरामद को रोकने की बहुत कोशिश की है और तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं, मगर जापान ने मुख्तलिफ तरकीबों से इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया है और जापान की कारें और दूसरी मोटर गाड़ियाँ अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। उनकी डिज़ाइन खूबसूरत और कारकर्दगी बेहतरीन है। कीमत के लिहाज से भी ये अमेरिकी और यूरोपियन कारों से बेहतर होती हैं। जापानी मोटरसाइकिलें, दो पहियों वाली इस सवारी पर जापान को फ़ख्र है जो सारी दुनिया की मार्केट पर छाई हुई है। बड़े पैमाने पर बरामद होने के अलावा ये मुल्क में भी इस्तेमाल होती है। मोटरसाइकिल की सनत की इब्तिदा यूरोप से हुई। जापान में ये दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुई और फिर तेज़ी से फैल गई। बाद में बहुत सी कंपनियां मैदान में आई, मगर फ़नी एतबार से मुकाबला ना कर सकने की वजह से रफ्ता रफ्ता मंजर आम से गायब हो गई। इस वक्त जापान में 4 कंपनियां मोटरसाइकिल तैयार कर रही हैं, जिसमें होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी शामिल हैं और ये सारी दुनिया की मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, नॉन हेलो जापान बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में इस वक्त सबसे आगे है। इसने सारी दुनिया में एक मुकाम हासिल कर लिया है। 1957 यानी 1957 में इस सनत ने बाकायदा काम शुरू किया और मुल्क में इसकी फैक्ट्रियाँ लगाई गई। फिर तो हर साल इसकी पैदावार दुगनी होने लगी। 1961 यानी 1961 के आखिर तक जापान के 80% यानी 80% घरों में टेलीविज़न आ गया था। 1960 में यानी 1960 में पहली बार रंगीन टेलीविज़न नशियात का आगाज़ हुआ। बाद के सालों में पैदावार में इतना इजाफा हुआ कि हर घर में एक की बजाय दो दो और तीन तीन सेट नज़र आने लगे। लोगों ने ज़रूरत के मुताबिक बड़े और छोटे टेलीविज़नों का इंतखाब करना शुरू कर दिया। टेलीविज़न पॉकेट साइज़ में भी दस्तयाब होने लगे। 1975 यानी 1975 में VCR पहली बार मुतारिफ हुआ। 1980 यानी 1980 तक इस सनत ने काफ़ी तरक्की कर ली और वीडियो टेप की बजाय वीडियो डिस्कें आ गईं। इसके बाद डिजिटल ऑडियो कम्पैक्ट डिस्क मुतारिफ हुई। इस दौरान वीडियो कैमरे ने भी काफ़ी तरक्की कर ली। ऑटोमेटिक फोकस वाले छोटे कैमरे बाज़ार में आ गए। 1985 में यानी 1985 में 8 मिलीलीटर का एक कैमरा मुतारफ़ कराया गया जिसका वज़न 1 किलोग्राम से भी कम था। कंप्यूटर, जिसने सनत की काया पलट दी। कंप्यूटर 1946 में यानी 1946 में अमेरिका में परवान चढ़ा। इससे मरदमशुमारी, मिसाइलों की परवाज़, मालूमाती ख़जाने, उलझनों का हल तलाश करने और बहुत लंबे लंबे हिसाब लगाने में इस्तेमाल किया जाता था। पहले ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक कमरे के बराबर, मगर फिर जब मुसलसल तजर्बात के बाद इन्हें बेहतर शक्ल दी गई तो कंप्यूटर की जिसामत कम हो गई और उसकी कारकर्दगी बढ़ गई। कंप्यूटर को अब हर शोबा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है और उससे माशरे में एक इनकलाब पैदा हो गया। अब इसका इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि इसे घड़ियों, थर्मामीटर, टेलीविज़न, VCR, वॉशिंग मशीनों और कारों में लगाया जाने लगा है। यहाँ तक कि नई मसनूआत में इसकी शमूलियत लाजमी हो गई है। कंप्यूटर बैंकिंग अब क्रेडिट कार्डों की तरह आम हो गई है। कंप्यूटर रोज़ाना बैंक की हर शाख से मालूमात और अदाद व शुमार जमा करके मरकज़ी ऑफिस में पहुंचा देता है।
फिर वहाँ इन मालूमात का तजिया करके हिसाब किताब लगाया जाता है, जिससे इंतज़ामिया को फ़ैसला करने में आसानी रहती है। डिज़ाइन बनाने वालों को भी अब काफ़ी सहूलत हो गई है और वो कंप्यूटर की मदद से बराह रास्त डिज़ाइन बनाने लगे हैं। फैक्ट्रियों में रोबोटों को कंट्रोल करने और अदाद व शुमार फराहम करने के लिए भी इनसे मदद ली जा रही है। तिब में भी बीमारियों को सुराग लगाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर सीटी स्कैनर वगैरह। मुझे वो दिन दूर नज़र नहीं आ रहा जब कंप्यूटर नागुज़ीर हो जाएंगे और तलीमी मैदान में अपनी राहें बनाकर नई नस्ल को अपने इस्तेमाल से आगाह करके इन्हें जदीद दौर के तकाज़ों से रोशनास कराएगा, जो अब हो चुका है। नो दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में जापानी फ़ौज की ज़रूरतों के पेश नज़र घड़ी, कैमरे और दूसरी ईजादात ने काफ़ी तरक्की की। जंग के बाद इन ईजादात को आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलत और फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 50 और 60 के अशरे में घड़ी की टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड के बराबर पहुँची और इसके बाद इससे सबकत ले गई, यानी उसके ऊपर चलेगी। इसी तरह से कैमरे की सनत मगरबी जर्मनी से आगे निकल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद इन दोनों सनतों में एक नुमाया तब्दीली आ गई। डिजिटल घड़ियों की ईजाद से कलाई पर बांधने वाली घड़ियों में एक नया और खुशगवार तस्वुर पैदा हुआ। सीको कंपनी ने क्वार्ट्स घड़ी मुतारफ़ कराई। इसके फ़ौरन ही बाद दूसरी कंपनी ने इसकी सनत को तरक्की दी। 1977 यानी 1977 में कोनिका ने आर्टोफैक्स कैमरा मुतारफ़ करवाया। इसके बाद दूसरी कंपनियां भी बाज़ार में कूद पड़ी और उन्होंने वही हैसियत हासिल कर ली जो किसी ज़माने में रिफ्लेक्स कंपनी को हासिल थी। घड़ियों और कैमरे की सनत ने ऐसी नित नई मशीनरी भी तैयार करना शुरू कर दी जो तिब्बी और कारोबारी मैदान में मददगार साबित हुई। जापान की कैटन कंपनी, जिसके कैमरों की बाज़ार में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त थी, इसने कॉपियर और कैलकुलेटर तैयार करना शुरू कर दिया और ये इस हद तक मकबूल हुए कि इनकी फ़रोख्त कैमरे से बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल के बाद सनत तो हुर्फत के दूसरे मैदानों मसलन पानी, गैस मीटर और उमदा स्केलों ने खूब तरक्की की। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंसान को इस काबिल बना दिया है कि सनती रोबोटों को कंट्रोल करके इनसे तरह तरह के काम ले सके। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के वजूद में आने के बाद ऐसी फैक्ट्रियाँ कायम करने का रुझान बढ़ गया जो कंप्यूटराइज रोबोटों से काम कराती हैं। इनसे बड़े पैमाने पर मेयारी मसनूआत तैयार करना मुमकिन हो गया है। जापान में नहायत जदीद खुदकार फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि हाथ से काम करने वाले कारीगरों की कमी है और उनकी उजरतों में बड़ी हद तक इजाफा हो चुका है। निसान और दूसरी फैक्ट्रियाँ इसकी अच्छी मिसाल हैं। मसलन मगर फोनिक कॉरपोरेशन की फैक्ट्री सबसे बेहतरीन है। वहाँ गोदामों से खाम माल तैयार करके इसे फैक्ट्री में पहुँचाने से लेकर मसनूआत की मुकम्मल तैयारी तक सारा काम रोबोट करते हैं। ऐसे कारखानों में 24 घंटों काम हो सकता है और इंसान को खतरा से दूर रखना भी मुमकिन हो सका। इन खुदकार फैक्ट्रियों में भी कोई इंसान ज़रूर होता है जो रोबोट को प्रोग्राम के मुताबिक हरकत देता है और अगर वो कोई गलती करते हैं तो इनकी इस्लाह करता है। इसके अलावा एक मरकज़ी कंट्रोल रूम से इनकी मुतहरक मशीनों की निगरानी भी करता रहता है और प्रोडक्शन का ख्याल रखता है। फौलाद जापान की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पैदावार में इजाफा करने के लिए सबसे पहले इस अहम सनत पर तवज्जो दी गई। इस तरह बाद के 30 साल में फौलाद की पैदावार टेक्नोलॉजी और औजारों की हैसियत से अपने अरूज पर पहुंच गई। जंग के फ़ौरन बाद समुंदर के किनारे इस सनत के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। इस सनत के अरूज की दूसरी वजह यह थी कि इन प्लांट्स की भट्टियाँ खुदकार थीं, जिनसे पैदावार में 80% इजाफा हो गया। अब तमाम औजार और पुर्जे फौलाद से तैयार नहीं हो रहे हैं और इनकी जगह दूसरे मटीरियल ने ले ली है। इसके घरेलू इस्तेमाल में भी कमी आ गई है। यन की कीमत में इजाफा होने की वजह से बरामदात भी घट गई हैं। इसके अलावा कोरिया और दूसरे मुल्कों में मुसावकत बढ़ चुकी है। इसकी अहमियत को बरकरार रखने के लिए इस सनत को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी ताउन से कारोबार को फ़रोग़ दे, फिर कीमत में इस्तेहकाम और तवानाई में बचत करते हुए पैदावार में इजाफा करे। इस वक्त ये सनत अक़ली मनसूबाबंदी के तहत कामयाबी से आगे बढ़ रही है। कीमियावी सनत ऐसी बहुत सी बुनियादी अशिया तैयार करती है जो दूसरी सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ ही ऐसी अशिया की तैयारी में भी मददगार साबित होती है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती हैं, मसलन खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा वगैरह। सनतों के लिए खाम माल में नमक, कार्बाइड, कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, चर्बी और तेल शामिल हैं। जंग के बाद तेल कोयले पर सबकत ले गया और फिर 1960 तक यानी 1960 तक इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। गैर मुल्की टेक्नोलॉजी की मुस्बत इस्तेमाल से इस सनत को यहाँ तक इस्तेमाल किया जाने लगा कि इसे फौलाद के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। इस तरह से अब यह सनत जापान में बुनियादी अशिया की तैयारी में अमेरिका के बराबर पहुँच चुकी है और मगरबी जर्मनी से आगे निकल गई है। गत्ते और कागज़ की पैदावार के लिहाज से जापान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और कागज़ी गूदे के लिहाज से अमेरिका, कनाडा और रूस के बाद चौथे नंबर पर है।
जापान की ये तीनों सनतें कुदरती वसाइल का अच्छी तरह इस्तेमाल करने के बावजूद कागज़ की मुल्की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए ख़ाम माल कनाडा और अमेरिका से दरामद करती हैं। 1982 यानी 1982 में ये दरामद 40% तक पहुंच गई। जापानी अपने मकानों की तमीर लकड़ी और कागज़ से करते थे, मगर वक्त और अखराजात की बचत के पेश नज़र तैयारशुदा तख्ते इस्तेमाल किए जाने लगे। इस तरह से लकड़ी के बड़े सनतकारों की रसाई घरों तक हो गई। अब ज़्यादातर अमरीकी तर्ज पर तैयारशुदा तख्ते इस्तेमाल हो रहे हैं जो दरामद किए जाते हैं। नए मकानों की तमीर के लिए अब 90% लकड़ी दरामद की जा रही है। ये था तीसरा बाब। अब इस बाब में उन्होंने सिर्फ इस पे फोकस किया है कि वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई और किस स्पीड से हुई। आपने देखा यानी 60s 70s में वो इंडस्ट्री लगाते रहे डिफरेंट और एट द एंड वो एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और एक हर चीज़ डेवलप करने लगे खुद। इस तरह की सोच अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के किसी हुक्मरान को भी अल्लाह ताला दे और इस तरह की इंडस्ट्रियाँ लगाए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है कि वहाँ गाड़ी नहीं बन सकती, वहाँ कंप्यूटर नहीं बन सकता, वहाँ मोबाइल नहीं बन सकता। इन्हें चाहिए कि अपने ब्रांड बनाएं। पाकिस्तान बेशक चाइना के साथ मिलके बनाए, लेकिन अपना ब्रांड बनाए। वो फैक्ट्री पाकिस्तान में हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को में मस्ट कर दिया जाए, गवर्नमेंट वालों को फोर्स किया जाए कि कोई और गाड़ी नहीं खरीदनी, सिर्फ लोकल मेड गाड़ी खरीदनी है। और हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इनके ऊपर इन्हें फोर्स किया जाए, इनके ऊपर फ़ाइन लगाए जाएं कि इनके किसी ड्रामे में, किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी चीज़ में कोई भी ब्रांड यूज़ नहीं होगा। सिर्फ लोकल ब्रांड के मोबाइल और लोकल ब्रांड की गाड़ी एडवर्टाइजमेंट में या ड्रामे में यूज़ होगी या फिल्म में यूज़ होगी। देखें कैसे नहीं तरक्की करती आपकी इंडस्ट्री। लोग तो वेट कर रहे हैं, लोग तो जहाँ तक मैं जानता हूँ लोग तरस रहे हैं कि कोई लोकल ब्रांड आए और हम छोड़ें इन बाहर के ब्रांड्स को। और यकीन करें अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान दिनों में ऊपर जाएगा। बस मसला वही है कि कोई मुखलिस हुक्मरान या कोई मुखलिस ब्यूरोक्रेट या कोई मुखलिस आर्मी या ऑफिशियल जो है वो ये स्टैंड ले, तो इंशाल्लाह ये सब हो सकता है। ये था तीसरा बाब। अब अगले पार्ट में हम चौथे बाब को रीड करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।